ईयर 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है, बिना इस बात का कोई आइडिया हुए कि वो अगले 10 साल में इंडियन शेयर मार्केट का बिग बुल बनने वाला है। लेकिन हर्षद मेहता का राइज जितनी तेजी से होने वाला था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही खराब होने वाला था। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में हुआ था। जब तक हर्षद मेहता 18 साल के हुए, तब तक उनके फादर का बिजनेस और उनकी हेल्थ दोनों ही खराब कंडीशन में थे। हर्षद मेहता इस सिचुएशन को बदलने के लिए मुंबई आ गए। पहले इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर इन्होंने बीकॉम की डिग्री ली लाला लाजपत राय कॉलेज से। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने पार्ट टाइम में पैसा कमाना भी शुरू कर दिया और कुछ सालों बाद हर्षद मेहता की फैमिली भी रायपुर से मुंबई आ गई। कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद मेहता ने जॉब की। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर कुछ साइड बिजनेसेस भी किए। उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी किस्मत स्टॉक मार्केट में आजमाने का सोचा। उस टाइम में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस टाइम तक ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मार्केट में नहीं आई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स ही आ सकते थे। हर्षद मेहता ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस रिंग में एंटर होके ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए उनका पहले जॉबर बनना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने एक ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और बहुत कोशिशें करने के बाद उनको जॉबर का बैच मिल गया। लेकिन एक जॉबर के तौर पर उनका पहले दिन ही उन्हें 2000 रुपए का लॉस हो गया। और फिर उन्होंने अपनी नॉलेज और स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम किया, जिस प्रोसेस में उन्हें ये कंफर्म हो गया कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें कंपनीज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। और उसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना शुरू कर दिया जो उन्हें कंपनीज की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सके। उन्होंने लेबर यूनियन के लीडर्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड किया। वो उनको कंपनीज का डेली प्रोडक्शंस का डेटा देते थे। प्रोडक्शंस इंक्रीज होने पर हर्षद मेहता उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते थे और डिक्रीज होने पर या लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन में शेयर्स बेच देते थे। इस तरह की ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि आज के दिन इलीगल है, लेकिन उस टाइम पर वो लीगल थी। वो जोबर के तौर पर दूसरों के लिए भी ट्रेड्स करते थे और वो साथ साथ मार्केट में अपना पैसा भी लगाने लगे थे। और वो कुछ टाइम बाद पंप्स और डंप्स टेक्निक्स भी यूज करने लगे थे। इसमें वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते थे जिन्हें ज्यादा खरीदा और बेचा नहीं जा रहा था। फिर वो उस स्टॉक को बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खरीद लेते थे। इससे मार्केट में उस स्टॉक की सप्लाई कम हो जाती थी, जिसके चलते प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते थे और फिर वो बड़ा पैसा कमाने के बाद उस स्टॉक से एग्जिट कर देते थे। हर्षद की इन इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के चलते उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे उनमें और कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब तो उन्हें कोई बीट कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद मेहता को हिलाकर रख दिया। ब्लैक थर्सडे 18 मार्च 1982 को मार्केट क्रैश हो गया। 15 मिनट में ही मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा था। इसमें हर्षद मेहता को 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। ब्रोकर के पैसे चुकाने के लिए उनको अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ी। फिर कुछ टाइम बाद 1982 में हर्षद मेहता और उनके भाई ने शेयर मार्केट में दोबारा एंटर करने का सोचा और इस बार उन्होंने खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलने का सोचा, जिसमें वो लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की। 1984 में ग्रो मोर का मोटिव था वेल्दी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देना। फिर हर्षद मेहता और उनके क्लाइंट्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए, जिसके चलते ग्रो मोर का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग ग्रो मोर की स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लगे। 1985 तक हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के जादूगर बन गए थे, लेकिन उनकी इस सक्सेस को देखकर मार्केट के कुछ पुराने बड़े प्लेयर्स खुश बिल्कुल नहीं थे। और उनमें सबसे बड़ा नाम था मनु मानिक का, जो कि एक बेर था। मतलब कि वो शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाते थे। मतलब उन्हें फायदा तब होगा जब एक स्टॉक
गिरेगा। मनु मानिक हर्षद मेहता को गिराने का मौका काफी टाइम से ढूंढ रहे थे और उनको वो मौका मिला 1986 में। उस टाइम के बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जो कि बिजनेसेस के लिए सही बिल्कुल भी नहीं थे और जिसके चलते अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। उस टाइम पर हर्षद मेहता ने जो स्टॉक्स हैवी क्वांटिटी में खरीद रखे थे उनमें मनु मानिक और उनकी टीम ने शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हर्षद मेहता को बहुत बड़ा लॉस हुआ। हर्षद ने बीएसई से मार्जिन लेकर लोन लेकर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मनु मानिक और उनकी टीम ने मार्केट में ये रूमर फैलाई कि हर्षद मेहता को 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का लॉस हो गया और वो बैंकरप्ट होने वाले हैं, जबकि हर्षद मेहता के पास तो पैसे लौटाने के सफिशिएंट पैसे थे। लेकिन हर्षद मेहता को अपनी और गौरव मौर्य की रेपुटेशन बचाने के लिए और इन रूमर्स को काउंटर करने के लिए टाइम से पहले ही सभी क्लाइंट्स की पेमेंट क्लियर कर दी। इस एडवांस पेमेंट के चलते उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर गौरव मौर्य ने छोटे इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी काम करना शुरू कर दिया और वो जल्दी ही इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर बन गए। लेकिन वो तो उससे भी और ज्यादा बड़ा करना चाहते थे। वो सिर्फ ब्रोकर बनकर दूसरों का पैसा ही मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे, वो खुद भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों उन्हीं का हो और उसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए थी। और इस कैपिटल के लिए हर्षद मेहता ने एक नए मार्केट में एंटर किया जिसका नाम था द मनी मार्केट। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते थे जब भी उन्हें कैश की जरूरत होती थी, जिसके बदले पैसे लेने वाले बैंक को कोलेटरल के तौर पर अपने एसेट्स गिरवी रखने होते थे। ये एसेट्स जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होते थे और जरूरत पूरी होने पर वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे करना होता था और उसके बदले में गिरवी रखी हुई सिक्योरिटीज वापस मिल जाती थी। लेकिन इसमें एक कैच था, रियलिटी में कोलेटरल के तौर पर सिक्योरिटीज सच में एक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर नहीं होती थी। उसकी जगह वो बीआर बैंक रिसीट्स का यूज करते थे और ये सब काम ब्रोकर्स के थ्रू होता था और हर्षद मेहता यही ब्रोकर बनना चाहते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि 3-4 लोग मिलकर मनी मार्केट में एक कार्टर चला रहे हैं और वो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और ये कार्टर मार्केट में किसी नए ब्रोकर को आने ही नहीं देता है। हर्षद मेहता ने इनसे डील करने के लिए ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जो इस कार्टर के कंट्रोल से खुश नहीं थे। हर्षद मेहता ने इन बैंक्स को अपनी ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर की और इन बैंक्स के साथ मिलकर खुद का एक कार्टर बनाया। 2 साल के अंदर हर्षद मेहता मनी मार्केट के टॉप ब्रोकर बन गए थे और उस टाइम पर वो अच्छा खासा ब्रोकरेज कमा रहे थे। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकरेज कमाने नहीं आए थे, वो मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट से हजारों करोड़ रुपए कमाना चाहते थे और उनका यही प्लान आगे चल के इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बनता है। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे ताकि ब्रोकर डील्स मिलते ही दूसरे बैंक्स को पैसा ट्रांसफर कर दे और सिक्योरिटीज मतलब बीआर लेकर दे दे। लेकिन हर्षद मेहता ने यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल देखा। उन्होंने देखा कि जब बैंक्स एडवांस में पैसा ट्रांसफर करते थे तो डील होने से पहले ये पैसे 10 से 15 दिन तक उनके अकाउंट में पड़े रहते थे। हर्षद मेहता इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते थे तो हर्षद मेहता ने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर वो अपने फेवरेट स्टॉक्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर जब भी डील क्लोज करने का टाइम आता है तो उन स्टॉक्स को बेचकर प्रॉफिट बुक करके वो पैसा वापस लौटा देते थे। इसके अलावा हर्षद मेहता ने एक लूप होल और देखा कि लोन के बदले जो बैंक बीआर देता था उसे कोई वेरीफाई नहीं करता था। मतलब कि ये चीज चेक नहीं होती थी कि जितनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बीआर इश्यू की गई है क्या सच में बीआर इश्यू करने वाले बैंक के पास वो सिक्योरिटीज है भी या नहीं। इसे देखते हुए हर्षद मेहता ने कुछ बैंक्स को रिश्वत दी और फेक बीआर बनवाना चालू कर दिया। इसमें हर्षद मेहता ने बैंक से लोन का पैसा लेकर सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उस बैंक से फेक बीआर बनवा कर लोन देने वाले बैंक को दे देते थे।
इसके चलते हर्षद मेहता के पास पहले से ज्यादा पैसे होते थे और ज्यादा टाइम के लिए भी होते थे। 1990 से 1992 के बीच हर्षद मेहता ने इन पैसों का यूज करके स्टॉक मार्केट को आसमान तक पहुंचा दिया था। 2 साल में ही मार्केट 4 से 5 गुना हो गया था। हर्षद मेहता का फेवरेट स्टॉक एसीसी तो 300 रुपए से 10,000 रुपए तक हो गया था, जिसके चलते मनु मानिक और उनकी टीम की मार्केट को नीचे लाने की कोशिशें वेस्ट हो रही थी। इस टाइम तक हर्षद मेहता बहुत ज्यादा लग्जीरियस लाइफस्टाइल जी रहे थे। उनको बिग बुल का टाइटल भी मिल गया था। वो उस दौरान इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर भी थे। इनको बीएससी का बच्चन भी कहा जाता था। लेकिन ये पैसा और ये फेम हर्षद मेहता में और कॉन्फिडेंस ला रही थी। वो खुद को भगवान समझने लगे थे। लेकिन 1991 में आरबीआई को ये पता चल गया था कि मनी मार्केट में बीआरस का मिसयूज हो रहा है। इसलिए आरबीआई ने कुछ बैंक्स के खिलाफ इंक्वायरीज भी शुरू कर दी थी। अब फेक बीआर का यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद भी हर्षद मेहता ने 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ रुपए का अमाउंट लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इस बार वो एसबीआई को फेक बीआर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एसबीआई के एक एम्प्लॉय को रिश्वत दिया और उसे एसबीआई की रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने को कहा। लेकिन एसबीआई ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद एसबीआई ने हर्षद मेहता को पैसे वापस करने के लिए फोर्स किया। लेकिन हर्षद मेहता ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो अपने स्टॉक्स बेचते तो उन्हें टैक्स पे करना होता। इसलिए उन्होंने एसबीआई से टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक से पैसा लेकर एसबीआई को इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर को इस पूरे केस के बारे में पता चल गया था और उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही ये पूरी खबर छाप दी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब हैं और उसके पीछे हर्षद मेहता का ही हाथ है। इस एक्सपोजर के चलते पार्लियामेंट में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी और उस टाइम की सरकार पैनिक में आकर हर्षद मेहता के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और एसबीआई की इन्वेस्टिगेशंस चालू कर दी और इससे एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सामने आने लगा। पूरे देश को पता चल गया कि बहुत चालाकी से बैंक का पैसा यूज करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया। उस टाइम पर हर्षद मेहता के स्टॉक्स का भी बहुत बुरा हाल हुआ था। वो बैंक्स जिनसे हर्षद मेहता ने फेक बीआर बनवाई थी, वो बैंक्स भी डूब गए। ये 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उनके भाई को अरेस्ट कर लिया गया और उनके सभी एसेट्स को सीज कर दिया। उनके ऊपर मल्टीपल केसेस फाइल हुए। सालों तक ये केसेस चले। इस दौरान वो लंबे टाइम तक जेल से बाहर भी रहे, पर दिसंबर 2001 में 47 की एज में पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।